रॉबर्ट ग्रीन की किताब है ताकत के 48 कानून। ये सिर्फ किताब नहीं, समझें कि ये एक आईना है जिसमें तारीख के सबसे ताकतवर लोगों की हिकमत अमलियाँ नजर आती हैं। अच्छा, इस किताब को ना अक्सर मुतनाज़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ताकत की हकीकत को बिल्कुल वैसा दिखाती है जैसी वो है, बिना किसी लगी लिपटी के। ये नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये बताती है कि दुनिया चलती कैसे है। तो आज हम जरा इस किताब को खोलकर देखते हैं, इसके बुनियादी सतूनों को गहराई से जांचते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से उसूल हैं जो सदियों से इंसानी माशरों की शक्ल बनाते आए हैं। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये ताकत है क्या चीज़। जैसे ही हम लफ्ज़ ताकत सुनते हैं, जहन में फौरन बादशाहों, जर्नेलों और बहुत अमीर लोगों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या ताकत सिर्फ एक ओहदे, बैंक बैलेंस या ज़ाहिरी इख्तियार का ही नाम है? ये किताब कहती है नहीं। जरा रुकिए और गहराई में सोचिए। ये हमें ताकत की एक बहुत ही मुख्तलिफ, गहरी और नफ्सियाती तारीफ की तरफ ले जाती है। ये वो ताकत है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन हर इंसानी रिश्ते और हर बातचीत में मौजूद होती है। इस गहरी समझ के लिए ना दो लफ्ज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। पहला है इख्तियार यानी अथॉरिटी। ये ताकत की वो किस्म है जो आपको किसी पोजीशन या कानून से मिलती है, जैसे एक मैनेजर का अपनी टीम पर कंट्रोल। ये बिल्कुल साफ और सीधा होता है। लेकिन इसके मुकाबले में एक कहीं ज्यादा ताकतवर चीज है, और वो है असरो रसूख यानी इन्फ्लुएंस। ये लोगों के दिल और दिमाग को इस तरह जीतने का फन है कि वो खुशी से आपकी बात माने, आपके मकसद को अपना मकसद समझने लगें। ये किताब इसी छुपी हुई लेकिन हमेशा रहने वाली ताकत के राजों से पर्दा उठाती है। तो किताब का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है, ताकत कोई जादू या कोई पुरस्कार चीज नहीं, बल्कि ये एक समाजी खेल है, एक सोशल गेम। और इस खेल को जीतने के लिए उसके असूलों को समझना पड़ता है। और ये असूल कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में छुपे हैं। ये इस बात को समझना है कि इंसान खौफ, लालच, अना और मोहब्बत के असर में आकर कैसे फैसले करता है। जो कोई इस नफ्सियात को समझ जाता है, वो इस खेल का माहिर खिलाड़ी बन जाता है और अपने आसपास के हालात को अपने हक में मोड़ सकता है। ताकत का सफर दूसरों को काबू करने से शुरू नहीं होता, बल्कि ये खुद को जानने और अपने ऊपर काबू पाने से शुरू होता है। इस किताब का पहला और सबसे अहम सुतून है खुदशनासी, यानी अपने आप को समझना। इससे पहले कि कोई दुनिया को समझे, उसे अपने जज्बात, अपनी कमजोरियों और सबसे बढ़कर उस इमेज को समझना होगा जो वो दुनिया के सामने पेश करता है। और खुद को समझने के इसी दायरे में सबसे कीमती चीज होती है आपकी शोहरत, आपकी रेपुटेशन। यूं समझें कि यह आपका वो तारुफ है जो आपके किसी कमरे में दाखिल होने से भी पहले वहां पहुंच जाता है। ये एक ऐसी गैर मरई ताकत है जो लोगों को मजबूर करती है कि वो आपके बारे में पहले से ही एक राय बना लें। एक अच्छी शोहरत आपके लिए बंद दरवाजे खोल देती है और आपके दुश्मनों को भी आपके खिलाफ कुछ करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। ये आपका सबसे बड़ा असासा है। इसीलिए किताब का 5वां कानून इस बात पर बहुत जोर देता है। ये कहता है कि अपनी शोहरत की हिफाजत अपनी जान की तरह करो, क्योंकि एक बार अगर इस पर दाग लग जाए तो उसे दोबारा बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तारीख हमें बताती है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें तलवार से नहीं, बल्कि हुक्मरानों की शोहरत पर लगे एक छोटे से धब्बे की वजह से तबाह हुई। इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल तारीख में मिलती है, जूलियस सीजर की। अपने करियर के शुरू में ना वो शदीद माली मुश्किलात में था, लेकिन उसने ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने दी। उसने बहुत ज्यादा कर्ज लेकर लोगों के लिए शानदार खेलों और तकरीबात का एहतमाम किया। उसने अपनी सखावत और क़ियादत का एक ऐसा इमेज बनाया कि लोग उसके दीवाने हो गए। देखते ही देखते उसकी शोहरत उसकी असल हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई, और इसी शोहरत ने उसे वो हिमायत दी जिसकी वजह से वो रोम का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। ठीक है, तो जब अपनी ज़ात और शोहरत पर गिरफ्त मजबूत हो गई तो खेल का अगला मरहला शुरू होता है, दूसरों की नफ्सियात को समझना। ताकत का दूसरा सुतून उसी इल्म पर खड़ा है कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें काम करने पर मजबूर करती हैं और उन्हें अपने मकसद के लिए कैसे कायल किया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा राज पता है क्या है? वो ये कि लोग खुद को बहुत मंतकी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि इनके 90% फैसले उनके जज्बात, उनकी अना और उनके ज़ाती फ़ायदे की बुनियाद पर होते हैं। अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं तो मंतकी दलीलें देने के बजाय उनके जज्बात से बात करें, उनकी अना को तस्कीन दें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आपकी बात मानने में उनका अपना ही फ़ायदा है, और फिर देखें वो खुद ब खुद आपके साथ आ जाएंगे। और इसी नफ्सियाती उसूल की बुनियाद पर पहला कानून बनाया गया है, जो एक बहुत बड़ी वार्निंग है। वो ये है कि अपने आका, अपने बॉस या अपने से ऊपर वाले से कभी बेहतर नजर आने की कोशिश ना करें। ऐसा करना उनकी अना पर सीधा हमला है।
जब आप उन्हें कमतर महसूस करवाते हैं ना, तो वो आपकी काबिलियत की तारीफ नहीं करते, बल्कि आपको एक खतरा समझने लगते हैं और किसी न किसी बहाने आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। उसके एक बहुत ही अफसोसनाक मिसाल है फ्रांस के बादशाह लुइस 14वां के वजीर खजाना निकोलस फूके की। फूके बहुत काबिल और अमीर आदमी था। उसने बादशाह को खुश करने के लिए अपने नए महल में एक ऐसी जबरदस्त पार्टी दी जो बादशाह के अपने महलात की शान शौकत से भी बढ़कर थी। उसका मकसद तो बादशाह को खुश करना था, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। बादशाह लुइस ने उसे अपनी तौहीन समझा और उसकी चमक धमक से खुद को छोटा महसूस किया। चंद ही हफ्तों में फूके पर गबन के झूठे इल्जामात लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ता रहा। उसका जुर्म उसकी काबिलियत नहीं थी, बल्कि अपनी काबिलियत को गलत वक्त पर दिखाना था। तो हमने खुद को समझा, दूसरों को पढ़ना सीखा। अब आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, स्ट्रैटेजिक सोच। इसका मतलब है कि वक्ती फायदों और जज्बाती रद्दे अमल से ऊपर उठकर सोचना और शतरंज के खिलाड़ी की तरह हर चाल सोच समझकर चलना। स्ट्रैटेजिक सोच का सीधा सा मतलब है कि कभी भी फौरन रद्द अमल ना दें। हर सूरत हाल का ठंडे दिमाग से तज्जिया करें और ये देखें कि आज जो कदम उठाया जा रहा है, इसका आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा। यह सब्र का खेल है। ताकतवर लोग हमेशा कई कदम आगे का सोचते हैं। वो अपनी ताकत छोटी मोटी लड़ाइयों में ज़ाया नहीं करते, बल्कि उनकी नज़रें अपने आखिरी मकसद पर होती हैं। और स्ट्रैटेजिक सोच का एक बुनियादी उसूल यह है कि अपने असली इरादों को हमेशा पर्दे के पीछे छुपा कर रखें। अगर आपके मुखालिफिन को पता चल गया कि आपका असल हदफ क्या है, तो वो आसानी से आपका रास्ता रोक सकते हैं। लोगों को उलझन में रखें, उन्हें छोटे मोटे धोखे दें, ताकि जब आप अपनी फैसलाकुन चाल चलें तो कोई भी उसके लिए तैयार ना हो। इस हिकमत अमली का मास्टर था जापान का अजीम जंगजू तोकुगावा इयासु। जापान में जब खाना जंगी का दौर था और सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, तोकुगावा ने सालों तक सिर्फ सब्र किया। उसने खुद को एक कमज़ोर और गैर अहम इत्तेहादी के तौर पर दिखाया, जबकि वो खुफिया तौर पर अपनी ताकत बढ़ाता रहा। उसने अपने दुश्मनों को आपस में लड़ने दिया ताकि वो कमज़ोर हो जाएं, और जब बिल्कुल सही वक्त आया तो उसने एक ही फैसलाकुन जंग में सबको हराकर पूरे जापान पर कब्जा कर लिया। इसके खानदान ने अगले 250 साल तक जापान पर हुकूमत की, और ये सब उसकी दूरअंदेशी और अपने इरादों को छुपाने की काबिलियत का नतीजा था। तो इन तमाम कानून, इन कहानियों और इन हिकमत अमलियों का असल निचोड़ क्या है? क्या इस किताब का मकसद सिर्फ ये सिखाना है कि दूसरों पर गलबा कैसे पाया जाए और उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए? अगर गहराई में जाकर देखें तो इसका पैगाम इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। किताब का जो असल जौहर है ना, वो ये है कि सच्ची ताकत का सरचश्मा बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर है। ये इन 4 स्तूनों पर कायम है: खुद को गहराई से समझना, इंसानी फितरत के काम करने के तरीके को जानना, अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू रखना और हर कदम सोच समझ कर उठाना। ये ताकत दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में इतनी नहीं है जितना कि अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने के बारे में है। ये दुनिया को उसकी असलियत में देखने और फिर उसमें कामयाबी से अपना रास्ता बनाने की एक हिकमत है। आखिर में ये सारा तज्जिया हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये 48 कवानीन दरअसल ताकत के औजार हैं, और किसी भी औजार की तरह इन्हें तामीर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और तबाही के लिए भी। ये किताब सिर्फ औजार देती है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये फैसला हर इंसान का अपना है। क्या ये कवानीन एक बेहतर रहनुमा बनने में मदद कर सकते हैं या एक जालिम हुक्मरान बनाने में? इसका जवाब इन कवानीन में नहीं, बल्कि इनको इस्तेमाल करने वाले के किरदार में छुपा है।